नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। 11 बज चुके हैं और हर रोज की तरह आज भी न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। देश से जुड़ी हुई भी और विदेशों की हलचल से जुड़ी हुई खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि देश में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, सियासी चरम किस तरह से करवट ले रही है, मौसम किस कदर आगे बढ़ रहा है, ठंड कितनी बढ़ रही है, मौसम से लेकर प्रदूषण तक, सियासत से लेकर समाज तक, हर जगह की खबर पूरी डिटेल के साथ, विस्तार के साथ, अपने रिपोर्टर्स और अपने एक्सपर्ट्स के साथ अब उनकी जुबानी से भी विश्लेषण करके आपको बताएंगे विस्तार से कि आखिर आज क्या कुछ खास रहने वाला है। लेकिन शुरुआत एक मुख्य हेडलाइंस पर इस वक्त की पहली बड़ी खबर से शुरू करेंगे और ये पहली आज की अहम खबर रहेगी महाराष्ट्र से, जहां पर नगर निकाय चुनाव में महायुति की जीत हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले जीत कैसे हुई, ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ है। अब वहीं आज 3 जनवरी है, तो इस बीच आपको बता दें कि माघ मेला जो है वो शुरू हो चुका है और प्रयागराज में पूरी तैयारियां कर ली गई है। क्या कुछ खास तैयारियां हैं, किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ बात ठंड को लेकर भी होगी, क्योंकि देश भर में इस वक्त शीतलहर का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड ही ठंड देखने को मिल रही है। पूरी रिपोर्ट के साथ और पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कहां कितना पारा है और ठंड से लोग कितना जूझ रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि इंदौर मामले में बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है और लगातार जो मौतों का आंकड़ा वहां पर बढ़ा है, इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या कुछ इस वक्त स्थिति पहुंची है, कहां पर इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इन तमाम चीजों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो बात देश के साथ साथ विदेशों की भी होगी, क्योंकि ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। जेनजी और आम लोग सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि देश को आर्थिक संकट से बचाया जाए, क्योंकि आर्थिक संकट और आर्थिक संकट के बाद महंगाई बढ़ना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और लोग सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और वो है महाराष्ट्र को लेकर, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि महायुति की जीत नगर निकाय चुनाव में हो चुकी है। और महायुति की नगर निकाय चुनाव में ये शानदार जीत आपको बता दें कि कैसे 68 उम्मीदवार वहां पर निर्विरोध जीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के 44 है, जिसमें से शिंदे समर्थित महायुति के 22 है। बिल्कुल, देखिए ये करिश्मा जो मैंने आपको बताया था कि कैसे हुआ, चुनाव से पहले ही ये जीत कैसे हासिल हुई, तो ये करिश्मा कुछ और नहीं बल्कि निर्विरोध चुनाव का है। निर्विरोध चुनाव यानी बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रत्याशी के निर्विरोध पहले ही चुन लिए गए। बीजेपी के 44, शिंदे समर्थित महायुति के 22 लोग इसमें चुने गए हैं और शेष सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। और इसमें अब वो जोड़ी भी सामने आ चुकी है जो भाइयों की जोड़ी है, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो अलग अलग पार्टियों से दोनों ने काफी सालों के बाद हाथ मिलाया, एक मंच पर आए और बीएमसी चुनाव में प्रमुखता से उतरने का फैसला लिया। लेकिन अभी तक जो निर्विरोध जीत सामने आई है उसमें शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी रूपाली उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शीतल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप देखिए कि बिना वोट पड़े महायुति की अब 68 सीटें जो है और उनके पास हो चुकी है, उनके खेमे में हो चुकी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इससे साफ तौर पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। और आपको पूरी डिटेल बता दें इस हवाले से, जहाँ पर जो 15 जनवरी को होने वाली ये चुनाव है, इससे पहले ही एक बड़ी जीत महायुति ने अपने नाम की है। महाराष्ट्र नगर निकाय और बीएमसी के चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी जो है सामने आई है, जहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति सहयोगियों ने बिना किसी विरोध के करीब 68 सीटों पर बढ़त बना ली है। और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी गठबंधन ने उम्मीदवारों को चुनाव से हटने के लिए धमकी और पैसे पर पुरजोर इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति की जीत कैसे हुई है, ये आपको बताते हैं, जहां पर 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। बीजेपी के इसमें 44 है और बाकी पार्टियों के भी इसमें शामिल है। इस बीच शिंदे समर्थित महायुति के 22 जो है वो उम्मीदवार सामने आए और जो वहां का प्रशासनिक तंत्र है उन्होंने विजेताओं की घोषणा की है, यानी उनकी जीत की घोषणा की है। और लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। लेकिन जो शेष सीटें हैं उन पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी और ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत साफ तौर पर महायुति की है, क्योंकि आप देखिए 68 उम्मीदवार तो इनके जीत चुके हैं, निर्विरोध जीते हैं। और ये जब ओवरऑल अगर डेटा या फिर पूरे अगर बात की जाए इस प्लान की जो सामने आता है चुनावों के मद्देनजर, इससे पता चलता है कि ये जोड़ी सब पर कितनी भारी है। बिल्कुल, देखिए इसी से निर्विरोध जीतों से ही अभी फिलहाल समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद
ये कहा जा रहा था पॉलिटिकल पंडित की तरफ से कि चीजें बदलेंगी उनके साथ आने से, जो मराठवाड़ा का मुद्दा है वो काफी मजबूत होगा उनके लिए। और उस बीच बयान भी सामने आए कि महाराष्ट्र में जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। तो ऐसी चीजें जो साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की हलचल कितनी ज्यादा तेज है। बीएमसी जो सबसे मजबूत नगर निकाय मानी जाती है पूरे देश में, यानी महाराष्ट्र की जो नगर निकाय है सबसे मजबूत यानी सबसे अमीर ये बीएमसी मानी जाती है। ऐसे में इसमें कब्जा और फिर विकास कार्य कराने की भी एक चुनौती रहती है। हकीम देशमुख हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। हकीम, अपडेट दीजिएगा, क्योंकि बीएमसी पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। बहुत बड़े चुनाव होते हैं, काफी प्रसिद्ध ये चुनाव रहते हैं। ऐसे में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का साथ में आना, एक मंच प्रदान करना और मंच से एक सुपर संदेश देना कि महाराष्ट्र के लिए हम एक साथ खड़े हैं, मराठों के लिए हम एक साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात देवेंद्र फडणवीस की और शिंदे की करें तो ये जोड़ी भी कमाल की हो रही है, क्योंकि निर्विरोध इनके प्रत्याशी जीते जा रहे हैं। देखिए, भले ही शिंदे सेना और देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करते हैं, ये जोड़ी कमाल कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर इसके अलग परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से निर्विरोध लोग आ रहे हैं, जनता में नाराजगी है। जनता कह रही है कि लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है अगर आपस में ही तय करके उम्मीदवार का मतलब ही क्या रह जाएगा। निर्विरोध लोग अगर आएंगे तो लोकतंत्र की क्या हत्या हो रही है, इस तरीके के कई सवाल ग्राउंड पर जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। लोग नाराज है, जिस वार्ड से जो है वो ये निर्विरोध उम्मीदवार करके आ रहे हैं, तो लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रमाण पर नाराजगी देखने को मिली। साथ बात करें अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे या फिर राज ठाकरे की, तो भले ही ये मुंबई के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो कहीं ना कहीं कोशिशें करते आ रहे हैं, मराठी मानस की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और शिंदे सेना दोनों पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। आज की अगर बात करें तो बीएमसी जिस तरीके से प्रचार के भागदौड़ में लोग लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर जो है ये प्रचार जो है वो कभी देखने को नहीं मिला। इतने बड़े पैमाने पर प्रचार जो है मुंबई में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 29 महानगर निगम जो है महाराष्ट्र के बड़े पैमाने पर जो है इसमें उल्लेख होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात आज से जलगांव की 12 उम्मीदवार जो है 75 में से 12 उम्मीदवार निर्विरोध जो है वो चुनकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में एक संभ्रम जो है वो निर्माण हो जाता है कि किस तरीके से ये सारे लोगों को निकाल करके जो है वो चुन करके लाया जा रहा है। क्योंकि बड़े पैमाने पर ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बड़े नेताओं के जुड़े हुए लोग। ठीक है हकीम, यहाँ पर सवाल एक और है कि अब जो 15 जनवरी को बाकी की वोटिंग होनी है, उस पर क्या कुछ अब समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से जनता भी इस फैसले के खिलाफ है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आखिरकार जनता का क्या कुछ फिर मतलब है यहाँ पर वोट देने का? अब क्या कुछ लगता है, क्या दृश्य रहेंगे, सरकार को लेकर क्या कुछ रिएक्शन आएंगे? देखिए, नाराजगी सभी तरफ से जो है वो दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्पेंसी का जो है वो भी एक वो यहाँ पर चल रही है। कहीं ना कहीं वो सरकार के विरोध में भी जो है वो देखने को मिली, लेकिन निर्विरोध लोग लगातार होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को नाराज करने वाला मुद्दा जरूर है। लेकिन 15 तारीख को जिस तरीके से चुनाव हो गए और चुनाव में क्या लोग किस तरीके से भूमिका लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बड़े पैमाने पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मिलाप होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर जो है वो पैसे के लेन देन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, साथ ही साथ बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी को पाने के लिए जो वोट है कहीं ना कहीं दोनों से जो है वो लगातार लगी है। एक तरफ जो है उद्धव ठाकरे और दोनों भाई जो है वो कहीं ना कहीं साथ है, वही बीजेपी और शिंदे सेना लगातार अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि शिंदे की अगर बात करें तो जब बीजेपी में जब शिवसेना में 2 बूथ हुए थे तो शिंदे बीएमसी से जो है वो बड़ा लगाव रखते हैं। साथ ही साथ थाने से आते हैं, नजदीक का जिला है, और अपनी जो है वो साथ बचाने की कोशिश। ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हकीम हमारे साथ बने हुए थे जानकारी के लिए। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा कि निर्विरोध जीते गए। बड़ी खबर बीसीसीआई की कोलकाता नाइट राइडर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा है।
ये बीसीसीआई ने बड़े निर्देश दिए। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने की बात कही गई है। नियमों और परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया जाए, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन जब अभी हुआ था तो उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहीम को कोलकाता नाइट राइडर्स में को चुना गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान जिनकी टीम है, और उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को किस पैमाने पर रखा गया। बांग्लादेश के जो हालात भारत के साथ अभी हैं, उस हवाले से बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान इससे पहले ही बाइकआउट है, लेकिन अब बांग्लादेश को भी बाइकआउट करने की यहां पर पुरजोर कोशिश हो रही है। कि बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने के ये निर्देश दे दिए हैं, जहां पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो लगातार हिंसा जारी है उस वजह से ये हटाने की मांग जो है वो की गई है। लगातार ये मांग उठ रही थी और अब इस पर फैसला जो है वो ले लिया गया है। जहां पर बीसीसीआई की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जो हाल ही में कुछ तस्वीरें बांग्लादेश में सामने आई है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने खिलाड़ी यानी बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से रिलीज करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि फ्रेंचाइज किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की मांग करती है तो उसकी अनुमति जरूर उन्हें दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो इस वक्त रिश्ते बने हुए हैं किसी भी आधार पर रूपाली, बांग्लादेश के खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बार बार लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, इसलिए बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम से बाहर करने का निर्देश बीसीसीआई की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस निर्देश की पालना आईपीएल बोर्ड कितना करता है ये देखना दिलचस्प होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को चुनना महंगा पड़ गया है। मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा गया है। बाएं हाथ के गेंदबाज बांग्लादेश के जो अक्सर आईपीएल में देखे जाते हैं, अलग अलग टीमों में उनको चुना जाता है, लेकिन इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये चुनकर एक बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा अभी फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, फिलहाल हमारे सहयोगी आसिफ रशीद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, बांग्लादेश के खिलाड़ी के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को हटाना चाहिए, इसमें क्यों चुना गया है। अब बीसीसीआई ने भी निर्देश जारी किए हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले एक बड़ी घोषणा की गई है और इस बात की आधिकारिक पुष्टि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के या बीसीसीआई के जो सचिव हैं देवजीत साइका, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन आई है। एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ उन्होंने बात करते हुए आधिकारिक रूप से पुष्टि की, क्योंकि जब भी कोई अनाउंसमेंट बीसीसीआई की तरफ से होती है तो देवजीत साइका उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया या बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने स्क्वाड में बदलाव के लिए कहा है। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि उतार चढ़ाव कुछ और होंगे, बल्कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान अकेले खिलाड़ी थे। अधिकतर खिलाड़ी जो इस बार के आईपीएल ऑक्शन में आए भी थे, नीलामी नहीं हुई थी, वहां बोली नहीं लगी थी, और बोली अगर लगी भी तो कुछ लोगों ने नहीं खरीदा था। फ्रेंचाइज काफी डिसइंटरेस्टेड नजर आए थे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, ये बहुत बड़ा नुकसान तो है ही केकेआर के लिए, लेकिन जब आप टेक्निकली देखते हैं उन्हें रिलीज करने के लिए जब निर्देश दे दिए गए हैं, परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं ना इस बात की इजाजत दे रही है कि उनको कंटिन्यू किया जाए। देश भर के अंदर पिछले 3 दिनों से जो प्रदर्शन हुए, पहले तो इस बात को लेकर कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ है उसमें भारत सरकार अपना काम करे और या तो अच्छे रिश्तों के नाम पर ज्यादा संबंध ना बनाए, या फिर ये करे कि जो वहां पर हो रहा है निंदा से काम नहीं चलेगा। और ऐसे में हमने देखा कि कुछ और लोग टारगेट पे आए, जिनमें शाहरुख खान भी थे। अब टेक्निकली आप इसमें देखेंगे ना केकेआर की गलती थी ना शाहरुख खान की गलती थी, वो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, क्योंकि अंतिम निर्णय लेना है बीसीसीआई ने। क्योंकि आईपीएल जो है ये बीसीसीआई के थ्रू होती है। सारा फाइनेंस का, सारा टीम मैनेजमेंट का, होटल से लेकर खिलाड़ियों के एयरपोर्ट्स तक जाना, डिफरेंट डेस्टिनेशन पर ग्राउंड तक खेलना, ग्राउंड स्टाफ से लेकर खिलाड़ियों के साथ जो उनके अगर पर्सनल कहीं ट्रेनर्स भी हैं तो सारा का सारा नियंत्रण रहता है। लेकिन आसिफ, जब खिलाड़ियों को चुना जाता है तो तब फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा रोल रहता है और इसमें केकेआर का रोल रहा है। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की नीलामी हुई थी, लेकिन कई सारी फ्रेंचाइजीज ने उनसे दिलचस्पी नहीं रखी, तो केकेआर ही की इस दायरे में क्यों आ गई और क्या वजह रही? देखिए, इसमें 2 चीजें हमें समझनी होगी। बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थितियां बनी वो खराब तो पहले से थी, लेकिन ये जो एंटी हिंदू रॉयट्स या दंगे जब शुरू हुए या जिन लोगों की मौतें हुई, ये 2 हफ्ते हो गए, जिसमें
23 दिसंबर 2025 के बाद सबसे ज्यादा या पहला जो इंसिडेंट था वो हमारे नोटिस में आया। जबकि थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो उससे एक हफ्ता पहले 15 दिसंबर को और 16 दिसंबर को ऑक्शन हुए आईपीएल के, जो मिनी ऑक्शन था। यानी बांग्लादेश के अंदर उस समय ऑलमोस्ट चीजें ठीक थी, ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि कल जाकर या एक हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद क्या होगा। मुस्तफिजुर रहमान को उनके टैलेंट बेस दिया गया और बाकी जो खिलाड़ी है, कुछ एज्ड हैं, कुछ की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों ने ये समझा कि उनके पर्स में जो 26, 27, 22, 24 या 2.5 करोड़ रुपए बचे हैं वो किसी पर खर्च नहीं करेंगे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, जिनके लिए तमाम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सबने बोली लगाए, 4 लोगों के बीच में कंपटीशन चला और उस बोली को 9.20 या 9.5 करोड़ के आसपास जिस बोली को जीत लिया था केकेआर ने। उस वक्त बांग्लादेश के अंदर स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी, सबको लगा कि ऑल इज वेल हो जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वेन्यूज को भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक से 2 हफ्तों के अंदर जो कुछ हुआ, दबाव बढ़ा, उसमें अंतिम फैसला जो लेना था बीसीसीआई को कि आप डायरेक्ट करें, आप एक ऑर्डर पास करें और उस ऑर्डर के माध्यम से आप केकेआर की मैनेजमेंट को कहें कि इस प्लेयर को आप नहीं रख सकते। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2013 के बाद हम कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते और पाकिस्तान के साथ कोई भी फैसला लेना हो सरकार के स्तर पर, सरकारी स्तर पर उचित समझा जाता है। वैसे ही यहाँ बीसीसीआई का ज्यादा रोल था, लेकिन केकेआर इसलिए सवालों के घेरे में ज्यादा आई, जो हमारा इसमें अनुमान है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश का एक ही प्लेयर इस बोली का हिस्सा बना था। नीलामी एक प्लेयर की हुई और वो भी केकेआर के खाते में। और फिर आप सबने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था वो वहां से बहस का हिस्सा बना और भारत तक इस पर तकरार हुए। वहां से फिर शाहरुख खान टारगेट हुए, फिर बाकी मैनेजमेंट। लेकिन ये अच्छा डिसीजन, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है 9.5 करोड़ रुपए में, अब ये भी कहा जा रहा है कि या तो शाहरुख खान माफी मांगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, कभी वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं तो अब बांग्लादेश का कर रहे हैं। क्या वो परिस्थितियां नहीं जानते हैं इन दोनों देशों की भारत के साथ कैसी है? भारतीय फैंस उन्हें एक बड़ा स्टार बनाते हैं, इस बीच लोगों का ना सोचते हुए एक टीम में एक खिलाड़ी को चूज करना, अब ये कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी शाहरुख खान के लिए भी। देखिए, अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे, इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सीज बॉलीवुड एक्टर्स को, स्टार्स को लेकर, सेलिब्रिटीज को लेकर उनके स्टेटमेंट्स के बाद आए। यहाँ दूसरी चीजें थी, एक नेशनल सेंटीमेंट था कि हिंदूज पर अत्याचार हुआ है, अल्पसंख्यकों को डराया, धमकाया, मारा, पीटा और जलाया जा रहा है, तो ऐसे में एक स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए। शाहरुख खान की खामोशी पर सवाल पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप जनरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आप देखिएगा कि आईपीएल के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है। बिजनेस उन तमाम फ्रेंचाइजीज का जो कहीं भी जितना भी पैसा टोटल कमाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीसीसीआई को जाता है। हमने टेक्निकलिटीज को समझना है। एक तो वो हिस्सा है जहां पर शाहरुख खान कामयाब हुए कि हाँ आप अपनी टीम चला रहे, प्लेयर्स को खरीद लें। लेकिन जब नेशनल पर्सपेक्टिव से आप इसको देखते हैं, एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट है कि आप बांग्लादेशियों के साथ भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे पाकिस्तानियों को कर रहे हैं। तो वहां पर शाहरुख खान की कमजोरी रही कि ना उनका, ना उनके स्टाफ का, ना मैनेजमेंट का, और यहाँ तक कि केकेआर के कोच भी बदल गए हैं। उनका ट्रेनिंग सेशन जो इस वक्त कुछ दिन बाद शुरू होना है, वहां पर सारे चेहरे नए नजर आएंगे। एक भी किसी व्यक्ति ने एक ट्वीट, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान दिया हो उस पर उनके काफी तनकीद का, काफी आलोचना का सामना है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि फ्रेंचाइजीज इस बात से बच सकते थे अगर इस कंट्रोवर्सी से हटते, उसमें शाहरुख खान अगर खुद स्टेप लेते या मैनेजमेंट से भी स्टेटमेंट दिलवाते। लेकिन ये अगर एक हफ्ता पहले होता तो चीजें शायद अलग होती। 3-4 दिन लेट हुआ तो शाहरुख खान की वो गलती तो मानी जाएगी कि आप ना खुद स्टेटमेंट दे सके, ना बांग्लादेश के हालात पर किसी और को चर्चा करने दी। फ्रेंचाइज का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बीसीसीआई अगर कंट्रोल वाइज चीजें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंचाइज बिल्कुल जबान पे लॉक लगाकर बैठे या बोल नहीं सके। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आने चाहिए थे। बीसीसीआई ने दिया, ये भी लेट, लेकिन शाहरुख खान की तरफ से अभी भी इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल कौन है मुस्तफिजुर रहमान, वो आपको बताएंगे। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं और काफी जाने माने खिलाड़ी थे। उनका जन्म 6 सितंबर 1995 सतखीरा बांग्लादेश में हुआ है और बाएं हाथ के फास्ट बॉलर के रूप में काफी प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। द फिज के नाम से उन्हें पहचान मिली है। कटर और स्लोअर बॉल में काफी माहिर माने जाते हैं, इसलिए आईपीएल में काफी प्रसिद्ध है। वहीं 2015 में भारत के खिलाफ ओडीआई से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था उन्होंने, और उसके बाद लगातार क्रिकेट में सक्रिय रहे। डेब्यू सीरीज में 11 विकेट लेकर सुर्खियों में आए थे। इसी के साथ सीमित ओवरों के क्रिकेट में खास पहचान जो है वो उनकी बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए बहुत घातक गेंदबाज हैं। बांग्लादेश के प्रमुख डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी उन्हें माना जाता है। बिल्कुल, टेस्ट या फिर ओडीआई और टी20 मैचेस की अगर बात की जाए, तीनों फॉर्मेट वो खेल चुके हैं। इसके साथ आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं
और अलग अलग टीमों से अपना प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है। सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें टीम से बाहर होना पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी उन्होंने खेला हुआ है। 2016 आईपीएल में पर्पल कैप विजेता रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। लगातार विकेट लेने की क्षमता उनके अंदर बनी हुई है, इसलिए आईपीएल में उन्हें चुना भी जाता है। दबाव में सटीक यॉर्कर फेंकने में सक्षम वो बताए जाते हैं और दुनिया में यॉर्कर स्पेशलिस्ट या स्लोअर स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है। बांग्लादेश क्रिकेट का बड़ा नाम भी रहा है। तो ये थी खेल की बात। अब बात करेंगे देश की, जहां पर आपको बता दें कि माघ मेला जो है वो शुरू हो चुका है। आज 3 जनवरी है और इस बीच उत्तर प्रदेश में माघ मेला क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा जो है वो की गई है, जहां पर यूपी एटीएस की मोबाइल गश्त जारी है। बढ़ती भीड़ पर प्रशासन की काफी गहरी नजर आ रही है। बिल्कुल, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए वहां पर एटीएस को तैनात किया गया है। पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा एनएसजी और बाकी अन्य कमांडोज की तैनाती भी होने वाली है। प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 शुरू हो गया है और ये अगले कई दिनों तक चलने वाला है। करीब 1.5 महीने का इसका समय रहने वाला है और इन 1.5 महीनों के दौरान में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपने महाकुंभ देखा था और महाकुंभ की हर एक अपडेट हमने आपको बताई थी। देश दुनिया से लोग पहुंचे थे और एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में एट ए टाइम किसी एक जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि ऐसे कहीं पर धरती पर आज तक नहीं हुआ था। ऐसी संख्या भी वहां पर बनी हुई थी। तैयारियां कुछ आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका निरीक्षण भी किया हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले तक रहने वाला है और 15 फरवरी 2026 तक ये माघ मेला आयोजन चलेगा, जहां पर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु जो है पवित्र त्रिवेणी संगम का स्नान करेंगे। और ये कुछ तस्वीरें हैं क्योंकि आज पहला स्नान भी होना था और इस बीच तमाम तैयारियां जो है वो पहले से ही कर ली गई थी। यहाँ पर यूपी एटीएस की अगर बात करें या बाकी सुरक्षा कर्मी पुलिस बल की बात की जाए, सभी की तैनाती जो है वो देखने को मिली है। और बेहद खूबसूरत दृश्य इस वक्त अगर बात करें, एक वक्त था जब कुंभ का दृश्य हर किसी के मन को भाया था, हर कोई एक झलक को तरसता था और हर किसी ने जब वो तस्वीरें देखी तो ये चाहता था कि पवित्र संगम में जाकर स्नान करे। और वैसे ही माघ मेला देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रशासन ने कड़े और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। वहीं ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी पूरे प्लान सामने आए हैं। के रहमान हमारे संवाददाता फिलहाल इस पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रहमान, जानकारी दीजिए, मेला शुरू हो चुका है जिसका इंतजार लंबे समय से लोगों का था और ये भी महाकुंभ के तर्ज पर ही देखने को मिल सकता है। काफी भीड़ यहां पर भी नजर आ सकती है। आज 4 बजे सुबह से ही स्नान शुरू हो गया है और काफी तादाद में लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लगभग जो प्रशासनिक आंकड़ा है 25 लाख लोग आज डुबकी लगाएंगे। भारी भीड़ के साथ लोग इस आस्था की ओर आ रहे हैं, संगम नगरी की ओर, और काफी भीड़ देखी जा रही है। भारी सुरक्षा भी के कड़े इंतजाम इस पर किए गए हैं और जहां पर देखा जाए कल ही से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पर कड़ी नजर देख रहे हैं कि माघ मेले की तरह ये कुंभ मेला जो पूर्व हुआ था उसी के तर्ज पर माघ मेला संपन्न कराया जाए। रहमान, लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना उत्साह है, क्योंकि 15 जनवरी तक ये चलेगा और जैसे जी लोगों का यहाँ पे मानना है कि सरकार द्वारा जो व्यवस्था दी गई है वो अच्छी व्यवस्था दी गई है। पिछली बार जो महाकुंभ में घटनाएं हुई थी दोबारा ना हो, इसको लेकर पुनः प्रशासन पूरी तरह कड़ी मशक्कत कर रहा है और कहीं से चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल रहमान, कुछ चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी, खास तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था जो माघ मेले के बाहर हो या आसपास में हो, जो महाकुंभ में भी काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ था। उसके बाद अंदर की बात करें तो अफवाहें ना फैलाना, कुछ असामाजिक तत्वों का आना, अफवाहें फैला देना, जिसके बाद भगदड़ जैसी चीजें या बाकी अन्य मुद्दे वहां पर उठते हैं, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो कैसे इन तमाम विषयों पर नजर बनाए हुए है सरकार? कल ही इसको लेकर एक बैठक विशेष फिर हुई है। कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर जो है, इस पर विशेष प्रयागराज के सिविल पुलिस LIU तमाम ऐसे लगा दिए हैं कि किसी तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों पर
पहले से ही नजर है और सीसी कैमरे बढ़ाए गए हैं। उन पर विशेष एक टीम बैठाई गई है कि एक एक व्यक्ति की नजर देखी जाए, जिस रास्ते से आ रहे हों उनकी गतिविधि किस तरह से है, क्या कर रहे हैं, पूरी नजर प्रशासन की कैमरे के द्वारा हर एक व्यक्ति पर नजर रखे हुए है। ठीक है रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, माघ मेला प्रयागराज से सामने आ रही है और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए 15 जनवरी तक ये चलने वाला है और इस बीच शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात है कि अब देखना ये है कि लोग कितने आते हैं और इस पवित्र स्नान का हिस्सा बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अगर बात की जाए मौसम के हवाले से, फिलहाल आपको बता दें कि पूरे देश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में 3 दिन घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा, ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान जो है वो 0 डिग्री दर्ज किया गया है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही टेम्परेचर रहेगा और काफी ठंड का एहसास होगा। बिल्कुल, देश के अधिकतर राज्यों में घना कोहरा और बर्फबारी बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है और मैदानी राज्यों में घने कोहरे का पहरा लगातार बना हुआ है और इस कोहरे के पहरे से लोगों में खासी दिक्कतें हो रही हैं। हर तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, यातायात में, उड़ान में, रेलवे मार्ग पर या बाकी अन्य चीज़ों पर। और कई ऐसे जम्मू कश्मीर में मार्ग हैं जिन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्हें खोलने का काम लगातार जारी है और ये बर्फबारी की वजह से हुआ है। एक तरफ उन सैलानियों के लिए, उन पर्यटकों के लिए जो दूर दूर से आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई बर्फबारी हुई है और वो उसका आनंद पूरे वहां पर उत्साह के साथ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बढ़ जाता है जिनकी फैसिलिटीज़ या जिनकी जो अहम चीज़ें होती हैं, अहम काम होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। इस दौरान में जब बर्फबारी होती है कई चीज़ें रुक जाती हैं, जिसमें हमने कहा बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई में दिक्कत होना या सड़कें बंद होना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी व्यवस्था आम लोग काफ़ी पहले से ही करते रहते हैं। तो साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर पहली बार इस साल में 0 तापमान पहुंचा हुआ है, टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, 0 डिग्री तक पहुंच गया है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए। मध्य प्रदेश में 3 दिन घना कोहरा अलर्ट जारी किया गया है और केदारनाथ जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। वही आपको बता दें केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ में भी तापमान जो है वो -13 डिग्री पहुंच चुका है। उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर जारी है। द्रास में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जहां टाइगर हिल से खूबसूरत नजारे जो है वो सामने आए। तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे देश भर से। जहां पर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आप देखिए हल्की जो है वो धुंध छाई हुई है, लेकिन कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर ग्वालियर की अगर बात करें, रैन बसेरे जो है वो लगाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं लोगों की अलाव की, खाने की और कंबलों की गई है। साथ ही साथ कुल्लू हिमाचल की अगर बात करें, बर्फबारी का नजारा लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और स्नोफॉल का पूरा मजा ये लोग यहाँ पर लेने पहुंचे हैं नए साल पर। अयोध्या की अगर बात करें, वहां पर भी काफी धुंध जो है वो छाई हुई है और गुवाहाटी में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम अलग अलग देश के कोनों से तस्वीरें जहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ टेम्परेचर इस वक्त है और मौसम की सूरत हाल क्या कुछ बने हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अभी आने वाले 5 तारीख तक मैक्सिमम एरियाज में कहा जा रहा है कि ड्राई स्पेल जो है वो रहेगा, यानी खुश्क ठंड जो है, खुश्क मौसम रहेगा और इसी के चलते क्लाउडी वेदर बना रहेगा। लेकिन अभी बारिश और बर्फबारी की आने वाले कुछ दिन कोई भी संभावना नहीं है। ऊंची चोटियों पर भी बर्फ की सफेद चादर जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे आप कुल्लू मनाली की तस्वीरें देखिए और कुल्लू हिमाचल में इस वक्त बेहद खूबसूरत जो है वो दृश्य बने हुए हैं, जहां पर काफी ज्यादा पर्यटक जो है नजारे का मजा लेने और साथ ही साथ बर्फबारी का एहसास लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुल्लू हिमाचल की सबसे खूबसूरत तस्वीर जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऊंचे इलाकों पर लगातार बर्फ को हटाने का कार्य भी जारी है। तो फिलहाल हमारे साथ इस वक्त कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों से अपडेट के लिए। मनीष वर्मा हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और बड़गाम से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहूर हुसैन। पहले बड़गाम से अपडेट लेते हैं। जहूर, बड़गाम में मौसम, पूरे कश्मीर के इलाके में मौसम क्या बता रहा है और पर्यटकों के लिहाज से कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है? जी शीतल, अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने अब कहा है कि ड्राई स्पेल ही रहेगी 20 तारीख तक, ओवरऑल रहेगा मौसम। लेकिन अगर हम देखें नए साल के मौके पर कुछ 1 से 1.5 इंच बर्फबारी पड़ी। अगर हम गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, उन सोनमर्ग में भी जो है काफी टूरिस्ट ठहरे थे और काफी लुत्फानंदोज हो रहे थे और रात भर वहां पर प्रोग्राम चलता रहा। चाहे गुलमर्ग की बात करें हम या पहलगाम की बात करें, एक विंटर फेस्टिवल वहां पर था और नए साल के साथ साथ जो है काफी लोग वहाँ लोकल्स भी गए और
देश भर से जो है कई पर्यटक आए थे और उन्होंने वहां पर काफी जो है मजा उठाया। और अगर हम यहाँ बात करें, अभी जो है ये मौसमियात महकमे का कहना है कि 1 से लेकर 20 जनवरी तक जो है सिर्फ ड्राई स्पेल रहेगी, कुछ भी जो है संभावना नहीं है मैदानी इलाकों में। बालाई इलाकों में पड़ सकती है हल्की सी बर्फ, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल जो है ड्राई स्पेल ही रहेगी और मौसम खुश रहेगा। और कल की अगर हम बात करें तो काफी धूप निकली थी और आज जो है मतलब उबर आलूद है और काफी ठंड पड़ी है। और ये जो है मतलब उबर आलूद जो है 20 तारीख तक रहेगा जी शीतल। ठीक है, हमारे साथ जरूर मनीष भी बने हुए हैं पटना से लाइव इस वक्त। मनीष, वहां पर क्या कुछ मौसम की सूरत हाल है इस वक्त? क्या कुछ कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है? रूपाली, मैं बता दूं कि बिहार सहित पटना के कई इलाकों में जो है ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे कि क्योंकि जो शरद धरातली जो हकीकत है वो मैं आपको बता दूं कि बिहार में ज्यादातर ठंड बहुत तेज पड़ती नहीं है, लेकिन अचानक से इस ठंड पड़ने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी दिन के 11 बजे 11:30 लगभग बज चुके हैं और मौसम में जो है धुंध छाया हुआ है। टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से नीचे है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के भी काफी लोगों को दिक्कतें आ रही है। अभी बात करूं पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की बर्फबारी हुई है और ताजा बर्फबारी के बाद जो है मौसम विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है कि बिहार सहित पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में, जो कि सीमांचल के कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर से सटे हुए, ऐसे जगहों पर जो है हल्की फुल्की जो है बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे कि ठंड और बढ़ने के आसार है। अभी मौजूदा स्थिति में जो है टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे है, जो एक परेशानी का सबब बिहार वासियों के लिए बन रहा है। घने के कोहरे के कारण जो है जितने भी ट्रेनें हैं या हवाई सेवा है, सड़क परिवहन की स्थिति है, सभी जो है काफी देर से चल रही है, जिसको लेकर के परेशानी क्षेत्र में बनी हुई है। ठीक है जहूर, जरा बताइए आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार का रहेगा वहां पर? मौसम विभाग की क्या वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है? जी, मौसम विभाग का यही कहना है कि जो कि यहाँ पर मैदानी इलाके हैं उसमें बर्फबारी या बारिशें फिलहाल नहीं होगी 20 तारीख तक। तो अगर हम बात करें इस साल, जो हमने बुजुर्गों से भी बात की, कुछ 60 साल के 70 साल के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मौसम हमने सर्दियों का नहीं देखा है। अगर हम देखें 15 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, जबकि 21 दिसंबर को चलाई कलान आया, उसी रोज जो बारिशें और बर्फबारी हुई उससे जो है यहाँ पर फॉग जो डेंस था वो खत्म हो गया और बाकी जो काफी राहत मिली। चाहे नजला जुकाम था, यहाँ पर काफी बीमार थे, उससे जो है काफी राहत यहाँ पर मिली। और अभी हम देख रहे हैं कि मौसम ठीक है, लेकिन उबर आलूद है और सर्दी जो है आगे बढ़ेगी 20 तारीख तक। जी शीतल। मनीष, यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल आप ही की तरफ से कि जिस तरीके से आपकी तरफ कहा गया कि रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं है, एक तरफ सरकार लगातार अलाव की व्यवस्था, कंबल, भोजन, तमाम चीजों का निरीक्षण बाकी राज्यों में कर रही है, तो बिहार में ये कमी क्यों देखने को मिल रही है और इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, वहां पर जाकर चेक क्यों नहीं किया जा रहा? एक चीज मैं बता दूं कि रूपाली, कि मैं लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता हूं और जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करता हूं चैनल के माध्यम से। तो शहरी मुख्यालय कहूं पटना और उसके आसपास के इलाकों में कई जिला पदाधिकारियों ने रैन बसेरे की व्यवस्था की है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिला मुख्यालय से हटके थोड़ी बात करूं तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना अलाव की व्यवस्था है, जिसको लेकर के गरीब और जो निचले स्तर के लोग हैं, दबे कुचले हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दिन में हल्की फुल्की मौसम जो है ठीक रहती भी है, लेकिन देर रात जो है 10 बजे के बाद तेज पछिया हवाएं और घना कोहरा जो है वो परेशानियों का सबब लेकर के आता है। फुटपाथ पे सोने वाले लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब बिहार में बनता जा रहा है अभी। बिल्कुल, बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास अपने छत नहीं है। जहूर, पर्यटकों के लिए कोई खास एडवाइजरीज या कोई दिशा निर्देश, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ती है इस वक्त पर बर्फबारी देखने के लिए, हालांकि न्यू ईयर पर यह देखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में और भीड़ भाड़ हो सकती है गुलमर्ग के इलाकों में, बाकी अन्य इलाकों में जहां जहां पर बर्फ होती है। इसके साथ साथ दूसरा पहलू, सुरक्षा का पहलू भी बहुत अहम है, खास तौर पर इस वक्त पर। जी बिल्कुल, अगर हम देखें, हमने पिछली बार एयरपोर्ट रोड, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे ही देखा कि डॉग स्क्वाड्स मंगाई गई थी और काफी फ्रिस्किंग हो रही थी न्यू ईयर के मुताबिक। और अगर हम देखिए 26 जनवरी का भी इसी जनवरी में होता है, तो उसमें भी काफी फ्रिस्किंग हो रही है, गाड़ी की जामा तलाशी हो रही है। और खासतौर पर अगर हम पर्यटकों की बात करें तो यही कहा जा रहा है, जो भी हिली एरिया में जाए, चाहे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, जहाँ पर हिली एरिया में जाए वहाँ पर 4x4 गाड़ी होनी चाहिए और उनके लिए जो स्किड हो सकती है उसके लिए चेन्स लगानी पड़ेंगी। तो ये एडवाइजरी पहले ही डाली गई कि लोकल गाड़ियां वहां तक नहीं आ सकती हैं, लेकिन
वहां से फिर जो है उनको दूसरी गाड़ी में जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल 4x4, और उनके लिए जो है एक जिप होनी चाहिए टायर्स में, ताकि उनको कोई लाख खतरा ना हो। खासतौर पर अगर हम इस साल की बात करें तो बुजुर्गों से भी हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि ऐसा हार्श विंटर हमने 40 साल 50 साल में नहीं देखा है, क्योंकि 15 नवंबर से लेकर रात का पारा जो है 6-7 चला गया, जबकि दिसंबर में जो है सर्दियां होती थी, क्योंकि चले कलां का 40 दिन का फिर 20 दिन का होता था, उसमें सर्दियां होती थी, लेकिन उसके बाहर अगर हम देखें तो तापमान ठीक रहता था। लेकिन इस बार जो है पहले से ही काफी सर्दी हुई, और फिर 21 तारीख को जो जब चले कलान आया तो बर्फबारी हुई, और मैदानी इलाकों में कहीं पर बारिशें भी हुई, और उससे जो है काफी राहत यहाँ पर मिली। और अभी जो है मतला अब आलू है वो सर्दी है, लेकिन काफी फर्क है पिछली ठीक है जहूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आप देखिए मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो लगातार कहीं पर कमियां पेश आ रही हैं, तो कभी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। ओवरऑल कहीं ना कहीं मौसम, बड़ी बात यह है कि कड़ाके की ठंड लाया है और कहर लगातार आगे आने वाले दिनों भी जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जहां पर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हाहाकार मच गया है, और इस बीच 6 दिन में 15 लोगों की मौत के बाद बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। इसमें आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से बीमार हो रहे हैं, और इंदौर नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो आप देखिए दूषित पानी को लेकर सीएम मोहन यादव भी काफी सख्त नजर आए, जहां पर शहरी निकाय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, और अब ये बड़ा फैसला लिया गया जहां पर एक्शन लिया गया और तमाम बड़े आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, देर से ही सही, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से जागती हुई नजर आ रही है, और हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने फैसला लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त सख्त एक्शन में है। 15 मौतों के बाद सरकार का एक्शन नजर आया है। कई लोग बीमार भी हो चुके हैं। एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंदौर नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है, और ये कहा है कि आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिर इंदौर में पानी जो है वो गंदा क्यों जा रहा है, दूषित पानी लोगों तक क्यों पहुंच रहा है, जिस वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और लोग गहरे संकट से जूझ रहे हैं। इंदौर बार बार हम जिसका जिक्र करते हैं कि सबसे खूबसूरत और सबसे साफ सुथरे शहरों में वो चुना जाता है, गिना जाता है भारत में, लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि उसी शहर में गंदा पानी, जो बुनियादी जरूरत है पानी, आप बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे होंगे कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, और वही पानी अगर गंदा पानी पहुंचता है तो सवाल काफी खड़े होते हैं। प्रशासन पर भी और सरकारों पर भी सवाल खड़े होंगे। इसी को लेकर फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, आज जो भगीरथपुरा में जो ये पूरी घटना है, इसमें आज के दिन हमारा रिंग सर्वे किया जा रहा है, प्लस लाइन की रेगुलर क्लोरीन डोजिंग करके उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आज हम लोगों ने सभी जितने बोर्स हैं उनकी भी क्लोरीन डोजिंग करी है, क्योंकि और साथ ही साथ शासकीय बोर के साथ साथ जो निजी बोर है उनकी भी डोजिंग की जा रही है। इस पूरे एरिया में ये भी देखा गया कि लोगों ने अपने टैंक्स में पानी स्टोर करके रखा भी हुआ है, तो जो पानी को इकट्ठा करके रखा है उसकी भी सफाई कराकर उसका भी क्लोरिनेशन किया जाएगा, उसके बाद ही उसका उपयोग किया जाए। और सभी रहवासियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप केवल जो नगर निगम के टैंकर हैं उनके पानी का ही उपयोग करें, पानी को अच्छे से उबालें, उसके बाद इसका सेवन करें। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। लौटाने की भी बात कही है, ये तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम सबसे निवेदन यही कर रहे हैं कि भाई अभी जो एसओपी है उसका पालन करें, सब लोग सुरक्षा के सेफ्टी के साथ जो पानी है, भोजन है, उसका सेवन करें। चलिए फिलहाल अभी के लिए खबरों में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।